आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 13वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है सब्र और शुक्र की फजीलत। सब्र क्या है? सब्र ये होता है कि जब कोई शख्स आपके साथ बुरा कर रहा हो और आपके पास ताकत भी हो उससे बदला लेने की, उसे जवाब देने की, लेकिन आप सब कुछ अपने रब पे छोड़ दें, इसे कहते हैं सब्र। और शुक्र यह है कि जब सुबह तुम्हारी आंख खुला करे तो अपने रब का शुक्र करो, क्योंकि उसने तुम्हें एक नई जिंदगी अता की। सब्र और शुक्र के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है, यह आज की निशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान आते रहते हैं हमारी निशिस्तों में और इनसे हम बहुत चीज़ें जानते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब खुशामदीद कहते हैं आपको बहुत दोबारा। शुक्रिया आपका। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हमारी तीसरी मेहमान ड्रामा डायरेक्टर हैं, उसके अलावा सोशल वर्कर हैं और भी काफ़ी चीज़ों में काफ़ी इन रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्शीला हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब आपकी जानिब आते हैं। आप आते हैं और हमारे पास लोगों की कॉल्स आने लगती हैं कि शाह साहब से ये पूछ लो, ये पूछ लो। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल लोगों को आया हुआ है कि जब सुबह उठते हैं तो पंजों में दर्द होता है, थोड़ा टाइम लगता है उन्हें खड़े होने में, और ये ख़ास एज ग्रुप के लोगों को हो रहा था। ये पंजा, ये सुन हो जाना, है दर्द होना, इसके रीजंस क्या हैं? शरीफ भाई, इसमें 2-3 रीजंस होती हैं। एक होती है कि जैसे सुन हो जाना, उसमें हाथ भी सुन होते हैं, पाँव भी सुन होते हैं। इसमें विटामिन B12 और B6 ये कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से जब ये स्किप होता है तो फिर आपके हाथ पाँव सुन होना शुरू होते हैं। दूसरी चीज़ यूरिक एसिड की वजह से पाँव के पंजों में दर्द होता है। सुबह उठते हैं, पाँव रखा नहीं जाता, थोड़ी देर में रवां हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। तीसरा रीज़न होता है कि नींद का पूरा ना होना। अच्छा, आपकी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपके पंजों में भी दर्द होगा, हिप्स बोन में भी दर्द होगा। ये 2 रीजंस होती हैं। अच्छा शाह साहब, अगर कुछ लोग इसको इग्नोर भी करते हैं कि बस ठीक है, जैसा आपने कहा थोड़ी देर में वापस रवां हो जाता है, तो बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर इसको इग्नोर करते रहेंगे तो आगे कुछ इसके खतरनाक रिजल्ट देखिए, अगर B12 मजीद स्किप होता जाएगा तो आपके हाथ पाँव मजीद, फिर आपको ये होगा कि जब आप चल रहे होंगे ना कहीं, आपको फिर कई जगह पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके पाँव और ज़्यादा सुन होने शुरू हो जाएंगे। चलते हुए, काम करते हुए हाथ पाँव सुन होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पे अपने मौलिज से ज़रूर रब्ता करें, ताकि आपके कुछ टेस्ट वगैरह हों और पता चले कि ये किस तरफ से ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपका यूरिक एसिड आपका अनबैलेंस हो रहा है और आप उस पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, आप तमाम वो चीज़ें खा रहे हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, जैसे लोबिया हुआ, चने की दाल हुई, मेथी, पालक, टमाटर, बड़े का गोश्त, ये चीज़ें आप फिर भी खा रहे हैं, तो आपका जब यूरिक एसिड हद से बढ़ता जाएगा तो फिर वो आपको किडनीज़ को इतना नुकसान पहुंचाएगी कि आपका क्रेटिनाइन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू होगा, पहले तो उसका जो नॉर्मल रेंज है, जो कि कंट्रोल रेंज कहलाती है, वो 6.7 होती है, 0.67 होती है। और अगर वो 1.2 को क्रॉस करती है तो फिर उसके बाद आपको तशवीश की लहर दौड़ेगी आपकी, क्योंकि 5-6 पे जब चली जाएगी तो फिर आप डायलिसिस की तरफ चले जाएंगे, जो कि आपके लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है। तो इसलिए किसी भी बीमारी को आने से पहले आप देख लें कि आपको सिम्टम आ रहे हैं, आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उसको वक्त पे उसकी क्योर हो सके। अच्छा, ये जो एक आपने उसमें बात करी थी कि कमर का दर्द भी एक बड़ा आजकल इन हुआ है। बच्चे को होते हैं कमर का दर्द बता रहे होते हैं, कुछ को स्कूल बैग ज़्यादा हैवी होते हैं, इस वजह से होता है। तो ये कमर का दर्द क्या ग्रेजुअली ख़त्म होता है या ये वक्त के साथ बढ़ता है? और अगर किसी को कमर के दर्द की तकलीफ बस शुरू हुई हो तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? शरीफ भाई, लोग गिर जाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं, वॉशरूम में गिर जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं, कहीं पे भी गिर जाते हैं, और उस टाइम पे तो उन्हें पता नहीं चलता, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उन्हें कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसमें जब बाद में जब डॉक्टर से रुजू करते हैं तो उसमें पता चलता है L4 और L5 के मोरे उनके हिल गए, या उसमें रग दब गई है, जिसे शाटिका पेन और आम उर्दू में कहते हैं अर्कुल निसा का दर्द, ठीक। तो ये कमर से पीछे पीछे टांगों में भी आता है, और इसमें यह है कि बाज़ औक़ात पाँव सुन भी होते हैं इससे। और दूसरी चीज़, अगर ये सर्वाइकल की तरफ चला जाए और इसमें S1 दब जाए तो फिर हाथ सुन होने शुरू हो जाते हैं साथ में, और लेटते और बैठते चक्कर महसूस होते हैं, ज़मीन हिलती है जैसे छत गिर रही है। अच्छा। या उसे यूँ ज़लज़ला महसूस होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर किसी को भी जैसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कमर में भी दर्द हो रहा है, बहुत सारे एक्सरे भी करा लिए हैं, दवाएं भी चल रही हैं, मल्टी मिनरल्स भी खा रहे हैं, एक 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इससे अपने घर पे बनाइए।
इंशाल्लाह ताला हर किस्म के कमर दर्द को भी ख़त्म करेगी और अर्कुल निसा के दर्द को भी ख़त्म करेगी। और इसमें जो अज़गन नागौरी बूटी हम बता रहे हैं, एक बूटी है अज़गन नागौरी, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है, ये आप लेंगे 50 ग्राम। और एक आती है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन D और कैल्शियम पाया जाता है, ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। और एक चीज़ आती है सूरजजान शीरी, ये आप 20 ग्राम डालेंगे, 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ करें। 2-3 दिनों में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको 2-3 महीने खा के छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह आप दौड़ेंगे, आपको दर्द नहीं होगा। अच्छा शाह साहब, जो आप बात कर रहे हैं विटामिन डी की, इसकी कमी की वजह है क्या? ये मर्दों में भी बड़ा मसला आ गया आजकल बहुत आ रहा है। ये हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है? ये इसलिए हो रहा है कि हम बाहर वॉक नहीं कर रहे हैं, हमें धूप नहीं लग रही है, हम सारा दिन घर पे रहते हैं, एसी में बैठे हुए हैं, तो इसमें ये आपके मिनरल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। धूप की बात करते हैं, वो तो धूप में लू भी लग जाती है ना, लेकिन धूप किस टाइम की बेहतर है? किस टाइम धूप की लें? आप 8 बजे की धूप लें, 9 बजे से पहले की धूप लें, या शाम के टाइम की लें आप। और दूसरा, आजकल तो साइंस भी ये कह रही है कि अगर आप आधा घंटा वॉक करेंगे, आपके विटामिन डी वैसे ही पूरा होगा। अच्छा, वॉक से बढ़ता है? बढ़ता है बिल्कुल। और एक चीज़ और होती है, आम खवातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द की शिकायत रहती है, बस अब चेहरा पीला पीला रहता है, तबीयत गिरी गिरी रहती है, कमर में दर्द है जी, अनमेरिड भी है और मैरिड भी है, सबके साथ हो रहा है। तो इसका नुस्खा डिफरेंट होगा। इसमें यह होगा कि आपने लेना है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। अच्छा। ये आपने लेना है 50 ग्राम, और कमर कस 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम ये भी 50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ 1 महीना यूज़ करें। यूँ लगेगा जैसे कमर पे लोहे की पेटी लग गई है। क्या बात दर्द खत्म हो जाएगा। ये सिंगाड़े का सीजन है वैसे? हाँ, नहीं, सूखे हुए मिल जाते हैं पंसारे के पास, सूखे हुए मिल जाते हैं। और ये लेकिन जब भी लेना, आप कोई भी चीज़ लें, पाउडर मत लें, आप उसको पहले देखें, उसमें सुराख नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि पुराना होता है तो ये डंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है, लोग वो भी बेच देते हैं, जो कि गलत करते हैं। हमेशा फ्रेश लें, उसे चेक करें और अपने सामने पिसवाएं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जी दूध उबालने से उसकी वो ख़त्म हो जाती है, बात सच है कि जी उबालते हैं तो उसकी वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, इतना नहीं होता है। आपको कैल्शियम उसमें फिर भी मिलेगा, और दूसरा प्रोटीन उसमें फिर भी मिलेगी आपको। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि हम दूध नहीं पीते हैं, हमारा वज़न बढ़ जाता है। हाँ। 1 गिलास दूध पीने से किसी का वज़न नहीं बढ़ता। साहब देख लें, आपके बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने भी पीना छोड़ दिया। हाँ, 1 गिलास दूध पीने से कुछ नहीं होता, आपके ऑल कैल्शियम और ये मिनरल्स पूरे होते हैं। हाँ, अगर आप सुबह दोपहर शाम दूध पीते रहेंगे तो फिर वजन बढ़ेगा। और एक पी सकते हैं। और जिनके पिचके गाल होते हैं ना, सूखे सूखे होते हैं, तो वो शकरकंदी जो स्वीट पोटैटो है, वो 1 पाव रोज़ाना खाया करें। ये जिम वाले लड़के भी खाएं ताकि तकड़े हो जाएं, क्योंकि उससे वेट गेन होता है। इसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शाह साहब से पूछेंगे। अशीला, आप बताएं, आप ड्रामा डायरेक्टर भी हैं, फिर आप सोशल वर्किंग के हवाले से भी काम करती हैं, फिर आप CPLC में भी रहीं। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह सफ़र शुरू हुआ? ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि आई वॉज अ बैंकर इन द स्टार्ट, क्योंकि मैंने BCom किया था तो फिर मैं बैंकिंग में थी। और उसके बाद मैं एक शूट पे गई थी, मेरा जाना हुआ था क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में। ओके। सो जब मैंने वहाँ शूट देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला काम मेरे लिए है। लाइक बैंकिंग वाली फील्ड तो बहुत ही कोई बोरिंग है, बट चूँकि कभी आइडिया ही नहीं था, और आई बिलोंग टू मेमन फैमिली, तो वैसे भी लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, और तो मीडिया तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन इस तरह फिर मैंने वहाँ पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और फिर मैंने TV1 से काम स्टार्ट किया। वो तो साथ साथ मैं कर ही रही थी, असिस्ट करना मैंने शुरू किया। CPLC में लाइक आपको पता ही है, फीमेल्स के साथ जो हरासमेंट और जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ खुद एक हादसा पेश आया, जिसकी मैं शिकायत लेके CPLC गई। तो वो जिस तरीके से मैंने हैंडल किया, मैंने उनसे कहा कि लाइक जो हरासमेंट हुई है, मैं आपके खुद केस ये सॉल्व करूँगी, यहाँ बैठ के आप लोगों की मुझे इसमें ताउन चाहिए। तो वो केस करने के बाद फिर मुझे उन्होंने एज मेंबर ऑफ़र किया कि फिर तुम आ जाओ। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस किए। देन मुझे ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस नहीं, मुझे किडनैपिंग फॉर रैंसम में जाना है। अच्छा। तो फिर मैंने उस टीम को ज्वाइन किया। तो इस तरह एक सोशल वर्क भी था। डेफिनेटली लोगों के मसाइल सुन के जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपको पता चलता है आपका मसला तो कुछ भी नहीं है, जब आप दूसरे के मसाइल सुनते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको दूसरों के मसाइल पता लगते हैं। ठीक है, आप अपने मसाइल भूल जाते हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं ड्रामा फील्ड के हवाले से। अभी क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? कोविड में क्योंकि ड्रामे नहीं बन रहे थे, उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम आया, अब क्या वो कवर होना शुरू हो गया है? लोगों को काम दोबारा उस तरह बहाल हो गया? जी बिल्कुल, अब काम स्टार्ट हो गया है। डेफिनेटली वैसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, चैनल्स में से निकाल दिए गए, प्रोडक्शन हाउसेस में से काफ़ी
सैलरीज हाफ कर दी गई, निकाल दिया। लेकिन ये कि अब चूंकि तकरीबन आप समझ लें 6 मंथ्स पहले से काफ़ी काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा, काम पहले भी नहीं रुका हुआ था, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट तो ऑन ईयर जा रहे थे ना, लोगों के दरमियान की बात थी कि काम बंद हो गया, प्रोजेक्ट हो रहे थे, लेकिन लोगों को कम कर दिया था, उनकी जॉब्स का मसला हुआ था। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है, लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है और अच्छा हो रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि कभी एक आध दफ़ा हमने भी ड्रामे किए हैं, ये अच्छा। एक बड़ा पेशेंस का काम नहीं होता, इधर से शॉट लो, उधर से लो, इतनी लाइट्स मुंह पे, तो ये इसमें कितना पेशेंस कितना ज़रूरी हो? डायरेक्टर उसमें एक एक चीज़ का ख्याल रखना है, उसमें देखना है, मॉनिटर पे देखना है, एक ज़रा सी चीज़ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, वो गलती हो गई, और वो डायरेक्टर की गलती हो गई। सबसे ज़्यादा पेशेंस डायरेक्टर को चाहिए, क्योंकि आपका जितना भी क्रू है 70-80 पीपल आपके अंडर में है, कोई एक चीज़ भी गलत अगर हो गई तो भी डायरेक्टर पे है, और अगर ठीक हो गई टीम ने की है तो वो डायरेक्टर क्रेडिट ले जाता है। दोनों सूरतों में फ़ायदा है, नुकसान है तो फ़ायदा भी है। तो पेशेंस तो एक्टर को भी पेशेंस बहुत चाहिए। जब मैं एक्टिंग, मैंने अभी रिसेंटली एक कमर्शियल में एक्टिंग की थी, मैं ये समझती थी कि यार एक्टर के लिए क्या मसला है, हाँ मसला तो हमारे लिए है, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर आकर बैठे तो जितना टेंशन एक्टर को था, क्योंकि अवाम तो उनको देख रही है ना, जो बैकग्राउंड पे है उन्हें तो कोई नहीं देख रहा, तो फ्रंट पे रहने वाले। इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबा बड़ी कोई ज़बरदस्त सी चीज़ बना रही हैं, क्या बना रही हैं बताएं? ये है ब्रेन मसाला। अरे वाह, ब्रेन मसाला कैसे बनाती हैं आप इसको और कैसे बनता है ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। आप तेल के अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन सब कुछ डाल के लाल कर लें, और उसके बाद आपने ब्रेन डाल देना है उसमें। इससे एक स्टेप पहले आपको ब्रेन को उबालना है थोड़ी देर पहले हल्दी वाले पानी में, और उसकी वेन्स निकालनी है, जो उसके ऊपर जो होता है एक मेम्ब्रेन होती है और वेन्स होती हैं, वो रिमूव करके और फिर इसमें डाल दें। और अगर वेन्स के साथ ही डाल देंगे तो क्या होगा? नीट नहीं होता है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, वो आएगा शायद मुंह में छोटा छोटा। ओके, और ये कितनी देर में तैयार होता है? इसको कितनी देर बनाना होता है? अच्छा, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ब्रेन स्क्रैम्बल्ड एग जितना लेता है, अगर मसाला आपका रेडी हो जाए तो जितना स्क्रैम्बल्ड एग बनाने में टाइम लगता है उतना ही ब्रेन में। अच्छा, ज़्यादा देर नहीं लेता है, 15-20 मिनट बन जाएगा। 15-20 मिनट में बन जाता है। अच्छा, इसके खाने के कुछ फ़ायदे हैं कि आप किसी का ब्रेन खा रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं, तो उससे दिमाग तेज़ चलने लगता है या आप ज़्यादा बोलने लगते हैं? कोई है इसमें ऐसी चीज़? नहीं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? ब्रेन कहते हैं ना दिमाग मत खाओ, लेकिन आप दिमाग खिला रही हैं। नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोई फ़ायदे नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो उसको कभी कभी बिल्कुल। बात हो रही है सब्र और शुक्र के हवाले से। अक्सर सुनते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं सब्र करो सब्र करो। सब्र के मायने हैं क्या और सब्र कहते हैं किसको हैं? हर चीज़ में कहते हैं सब्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुगत में सब्र के मायने है रुकना, बर्दाश्त करना या इंतज़ार करना, और हम भी इसको इसी मायनों में लेते हैं। हम कोई नॉक कर रहा है और हमें डोर खोलने भी जाना है, हम कहते हैं सब्र करो। हाँ। कोई किसी काम से बुला रहा है, कहते हैं सब्र करो। तो हम तो खैर उसको लुगत के वो लिटरल मीनिंग्स में ले लेते हैं। बाकी जहाँ तक शरीयत में सब्र की बात है, तो ज़िंदगी में हर शख्स के सामने दो तरह के हालात हैं, एक उसके पसंदीदा और एक नापसंदीदा। पसंदीदा हालात हो तो अल्लाह का शुक्र करें, और अगर आपके नामवाफिक नापसंदीदा हालात हैं तो सब्र करें। अब सब्र के मायने जैसे मैंने अर्ज़ की, रुकना या बर्दाश्त करना, और मैं इसको और आसान कर दूं, इंतज़ार करना, यानी इंतज़ार कि ये मुश्किल टल जाएगी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी रहमत है कि वो हमें जिन चीज़ों के हम मुस्तहक नहीं हैं वो नेमतें अता भी फरमाते हैं। फिर कभी कभी हमारे नामा आमाल में कोई नेकी नहीं होती और अल्लाह चाहते हैं कि हमें कोई इनाम दें। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब अल्लाह ताला बंदे को कोई इनाम देना चाहते हैं और उसके नामा आमाल में वैसी कोई नेकी नहीं होती तो अल्लाह उसको किसी आजमाइश में डालते हैं। अब उसकी आजमाइश और इम्तिहान ख़त्म होने ही वाला होता है कि वो एकदम से नाशुक्री के कलिमात कह देता है। तो आजमाइश ही के लिए दुनिया बनाई गई, आजमाइश ही के लिए हमें पैदा किया गया। और सूरह बकरा की इतनी जामे आयतें मुबारक है, मैं अक्सर उसका हवाला देती हूँ, जिससे पूरी ज़िंदगी का मकसद हमें समझ आ गया। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वला नब्लुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफि वज्जूइ व नक्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तर्जुमा इसका ये है कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे,
यानी अब जब ज़रूर कह दिया तो मतलब मैं आप ये जितने हमारे एतराफ़ में लोग हैं देखने गुजरेंगे, सूनर और लेटर, छोटी आजमाइश या बड़ी आजमाइश गुजरेंगे ज़रूर। यानी ये एक ऐसा वो है ना थंब साइन, अब आजकल बैंक्स ने कर दिया है कि आपको फिंगरप्रिंट्स देने ही हैं, तो देने ही हैं, नहीं तो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हर शख्स उस प्रोसेस से गुजरता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रूर आजमाऊंगा, किसी को भूख से, किसी को मालों की कमी से, किसी को खौफ से, किसी को जान से, और हर किसी की इंडिविजुअली आजमाइशें होती हैं। फबश्शिर साबिरीन, बस जो सब्र कर जाए, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों में है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं उसको खुशखबरी सुना दें उसके ऊपर। यानी सब्र करने वाला कौन होता है? एक तो होता है ना कि हम बेबस हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सब्र करने वाला वो होता है कि जब उसको कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ पहुंचे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ ये आमतौर पे किसी की वफात पे कहा जाता है, लेकिन हर नुकसान पर, हत्ता कि आपके हाथ से छूटकर कोई चीज़ भी टूट जाए, तो बेशक हम, अब इसमें हमारा कहना ये होता है कि हम और ये सब चीज़ें फ़ानी हैं, सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जिस चीज़ से हमने फ़ायदा उठाया अल्लाह की रज़ा से उठाया, अब चली। अच्छा डॉक्टर तो ये फिर अल्लाह की तरफ से सलाम आते हैं। हम ये देखते हैं कि अक्सर लोग ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें किसी आजमाइश में मत डालना, तो ये दुआ फिर क्यों करते हैं? आजमाइश आनी है तो हम ये क्यों कहते हैं हमें किसी आजमाइश में मत डालना? अच्छा, अब इसमें जो हम सूरह बकरा में ही दुआ करते हैं ना, कि हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि ला तहमिलना मा ला ताक़त लना, ए अल्लाह जिसको उठाने की हम में हिम्मत ना हो वो बोझ हम पे ना डालिए। तो ये है कि छोटी मोटी आजमाइश आ जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई जगहों के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सिर्फ एंट्री टेस्ट होते हैं या कोई असेसमेंट होता है, वो इतना ईजी होता है कि उनकी बस एक फॉर्मेलिटी है, आप हैरान हो जाते हैं कि वाह हो गया काम, ये तो बहुत ही आसान। हम लोग यूएस सिटीजनशिप का टेस्ट था, उसमें लिखा हुआ था 200 क्वेश्चंस आपने याद करने। खूब हम लोगों ने रट्टा लगाया कि अब सिटीजनशिप मिलनी है तो वो सवाल कोई भी पूछेंगे, और उन्होंने इतने आसान, और हम सब कॉम्प्लिकेटेड वाले और डेट्स और सारे इवेंट्स याद कर रहे थे, और उन्होंने इतने आसान सवाल कर दिए कि, और उसमें फिर वो लैंग्वेज, और फिर आप भी सारी दुआएं पढ़ के गई होंगी ना, सूरतें, तो उस वक्त अल्लाह ने मदद कर दी। अब अगर वो फंसाना चाहते आपको तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ निकाल लेते, वहीं आप अटक जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा करना नहीं था, क्योंकि उनकी नीयत थी कि आपको सिटीजनशिप देनी ही है। अगर नहीं देनी होती फिर सवाल मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह से मेहरबान कौन है? और फिर भाई ज़ाहिर है आप इतनी सूरतें पढ़ के जाते हैं तो फिर उसका तो फ़ायदा होता ही है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, अल्लाह की मदद भी मिलती है। बिल्कुल। शाह साहब, बात सब्र की हो रही है, बहुत से लोग हाइपर होते हैं, हाइपर टेंशन के भी मरीज़ होते हैं, उनको होता है जल्दी जल्दी हो, एक बात आपने कर दी यार कल बताऊंगा, उनके 20 फ़ोन आ जाएंगे, नहीं अभी बताओ। इसके लिए कोई चीज़ है आपके पास? ऐसे जल्दबाज लोग होते हैं, हाँ कुछ है इसके लिए स्लो करने के लिए? नहीं, इसमें यह है कि थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करते हैं कि यार इतना नहीं, जल जाओगे, गरम गरम मत खाओ। तो और दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ की इंसान के पास नॉलेज नहीं होती है, वो कहते हैं मैं मालूम करके बताऊंगा, फिर ये बार बार फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार अभी मालूम करो, अभी आपने किया, अभी आपने किया। इसकी दवा नहीं होती है, इसकी काउंसलिंग होती है, उसे समझाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं, 10 मायने निकालेंगे, फिर उसके बाद जब सो भी रहे होंगे एक फिल्म की तरह चल रही होती है, दिमाग में चलता रहेगा, और चिड़चिड़ापन होता है, नाराज ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अभी काट खाएंगे, 5 मिनट के बाद बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको खाने से बंदा बहुत ज्यादा हाइपर होता है? कोई ऐसी चीजें हैं खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ? नहीं, हाइपर को कम कर सकते हैं। हाइपर तो आपका बीपी शूट कर रहा है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो ऐसी वो होती है कि लोग ना खाएं, जरा कम इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीजें जिसको खाने के बाद जरा बंदा उसकी नेचर में आ जाता है? इस तरीके से जो मुरोगन ग़िज़ाएं हुई, अच्छा, जो कि आपकी बीपी को शूट करती हैं, आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, आप बादी चीज़ें देखिए। याद रखिएगा, जब आपका पेट ख़राब होगा आपको गैसेस बहुत बनेंगी, आपको डरावने ख्वाब भी आएंगे। अच्छा, बात कहते हैं यार मैंने इस टाइम पे ख्वाब देखा, इतना बुरा ख्वाब देखा। अरे भाई उस टाइम पे नोट भी कर लिया करो, आपका पेट पे गैसेस भी बहुत हो रही होंगी। जब भी आपको ये होगा, हाँ, नाक बंद होगी, गले में रेशा गिर रहा होगा, बाज़-औक़ात लोग जो सोते में दांत चबा रहे होते हैं, क्र क्र कर रहे होते हैं, वो फ्लू की वजह से भी होता है, और गैसेस की वजह से डरावने ख्वाब आते हैं। ये बड़ी एक अभी नई बात पता चली है कि बिल्कुल कि आप अगर आपको पेट में गैसेस हो रही हैं तो आपको डरावने ख्वाब, हाँ, नेगेटिव ख्वाब आएंगे। आपने दांत चबाने की बात करी, तो ये जो बच्चे दांत चबाते हैं, हाँ, इसके रीजंस क्या हैं? ये रीजंस यही है ना, साइनोसाइटिस से एलर्जी होती है उनको, बलगम गिर रहा होता है, रेशा गिर रहा होता है, तो इसकी वजह से भी होता है। या पेट उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है,
या उसमें वर्म्स आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। अच्छा शाह साहब, ये एक आजकल कराची में तकरीबन हर चौथे पांचवें बंदे को इशू है साइनस का। अब वो जब हम जाते हैं तो वो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करा ले, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर वो हड्डी आपकी बड़ी हो जाती है। तो साइनस जिनको है तो वो क्या करें? देखें, ये मौसम से, धूल से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। कारपेट से हो जाती है, कलर से हो जाती है, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बुखार सा हो जाता है, काफ़ी किस्म की एंटी एलर्जीज़ खाते हैं। उसमें फिर नींद का बेतहाशा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। हमारी जड़ी बूटियों के अंदर जो है वो जो एंटी एलर्जी हैं वो है बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते। ये दोनों एक एक चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और इसको जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ। ये हर महीने 3 दिन पिएँ। आस्ते आस्ते ये ख़त्म होता जाएगा और ये जो नाक की हड्डी या मस्सा बढ़ा हुआ है ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखें आपका नज़ला जो है, ये छींकें जो हैं वो तवील हो रही हैं, तो आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। क्योंकि जैसी जब छींकें आती है तो 20-25 छींकें तो एक साथ आ जाती हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बुखार सा फील होने लग जाता है। और अगर नाक बंद रह रही हो तो एक ड्रॉप मिलेंगे, साइनस नोजल ड्रॉप। साइनस नोजल ड्रॉप, इसके 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम को नाक में डालें और साथ में बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पिएं। आप देखिएगा दिनों में रिजल्ट मिलेगा। और शरी भाई, आपके इस शो की तवज्जुह से एक चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल एक बुखार का सिलसिला चला हुआ है। अच्छा। कि 5-5 दिन, 7-7 दिन तक बुखार रह रहा है। उसको वायरल का नाम दे देते हैं। जी, वायरल हुआ है ये, तो ये वायरल इन्फेक्शन कहलाता है। तो ऐसी सूरत में यह है कि आप अपने मॉलिज का मशवरा ज़रूर जारी रखिए। और एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको, गिलो की लकड़ी, गुलो की लकड़ी, उसका 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। उसको छान के 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। सिर्फ 3 दिन पी लें, हर किस्म के बुखार को ख़त्म करती है ये। ग्रेट। अच्छा साहब, जल्दी से यही बताइएगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं अक्सर, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें कि जो बच्चों को कीड़े हो जाते हैं और फिर उनको बड़ी से प्रॉब्लम्स होती है? देखिए, जिनको भी पेट में कीड़े हो जाते हैं तो एक काली मिर्च की तरह बीज आते हैं, तुख्मे बाओबिडिंग के नाम से। तुख्मे बाओबिडिंग, ओके। हाँ, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के एक टाइम दें रात को, बच्चे 2 या 3 दिन दे दें इंशाल्लाह। यानी बच्चा कम से कम 7 साल से ज़्यादा उम्र का हो। 7 साल से कम उम्र के बच्चों को अमूमी तौर पे कीड़े होते रहते हैं, क्योंकि वो मीठा खाते हैं, दूध पीते हैं, इसकी वजह से भी होता है ये। तो ऐसी सूरत में उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं आप। बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल हमेशा कम उम्र में नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब 7 साल की उम्र 7 साल के बाद वाले से लेके बड़ी उम्र तक के भी लोग हैं जिनको पेट में कीड़े हो जाते हैं। और ये कीड़े आपने बताया रीज़न क्या होता है? कीड़े रीज़न मीठा खाने की वजह से भी होता है, पेट का निज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से भी होता है। और आजकल एक बैक्टीरिया चला हुआ है H. pylori का, वो घबराहट, बेचैनी भी पैदा करता है, डर खौफ पैदा करता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है रेवन चीनी। रेवन चीनी एक लकड़ी होती है, उसको पाउडर बनाएं और उसकी 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इस्पगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं और ये तकरीबन कुछ अरसा पी लें और उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह आपको H. pylori नेगेटिव मिलेगा। इंशाल्लाह। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आते हैं और काफ़ी लोगों को उससे रहनुमाई भी मिलती है। जी, बस टाइम थोड़ा कम है। जी, कॉन्स्टिपेशन रहता हो वो काली हड़ ले लें। काली हड़ उसे मेमनी में हिमेज बोलते हैं। हिमेज। इसको बारीक पाउडर बना लें, इसकी 1 चम्मच रात सोते वक्त पानी के साथ लें और कुछ अरसा यूज़ कर लें। पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ दिन यूज़ करें, जब ठीक हो जाए बंद कर दें। इंशाल्लाह। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आते हैं और काफ़ी लोगों को रहनुमाई भी होती है। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें इस वजह से होती हैं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इस्तेमाल क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से मशवरा रखें, आप मौलिद से भी रखें, लेकिन इसको इस्तेमाल करें। बाकी शिफा देने वाला मेरा रब है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद